नमस्कार। यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। आज हम लोगों का ये जो वैकेंसी आई हुई है यूपी SSSC पशुधन प्रसार अधिकारी का, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। चूँकि हम लोग इस पर मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोज़, PDF और तमाम सारी सपोर्टिंग सामग्री बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस आएगा उस तरीके से हम लोग इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे आप लोगों के लिए। तो एक बार हमारे इस क्लास को आप लोग देखें, समझें और रिस्पांस दें। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहेगा तो हम कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को इसका जो क्या कहते हैं और सामग्री है वो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बार हम आप लोगों को पशु स्वास्थ्य एवं रोग प्रबंधन से संबंधित एक छोटी सी वीडियो बना करके डाल रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग रिस्पांस दीजिए, हम इस पर काम करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पशु स्वास्थ्य एवं रोग प्रबंधन, मतलब पशु स्वास्थ्य की बुनियादी समझ। जैसे क्या है कि चूँकि आज की डेट में जो सरकार है वो पशुधन पर बड़ा काम कर रही है, पशुधन पर बहुत काम किया, तमाम जगह पर गौशाला बनवाया और नंदी क्या कहते हैं योजना, फला योजना, इस तरीके से तमाम सारी योजनाएं दे करके किसानों को जो है लाभान्वित करने का काम कर रही है। तो उसमें जो उनकी क्या कहते हैं स्कीम्स हैं या जो उनका क्या कहते हैं कार्य है वो पशुओं के लिए, उस पर जो कार्य उनका हो रहा है तो उससे आय बढ़ेगा लोगों का और क्या कहते हैं लोगों को नए रोजगार सृजित होंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने यूपी SSSC के माध्यम से पशुधन जो प्रसार अधिकारी की वैकेंसी का शुरुआत किया है। उसमें आप लोग देखिए, अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो यहाँ से आप लोग इसको हिट कर सकते हैं परीक्षा को। तो हम बात करते हैं पशु की ऐसी अवस्था जिसमें उसका शरीर, अंगतंत्र, पोषण, वृद्धि, प्रजनन, व्यवहार और उत्पादन क्षमता सामान्य रूप से कार्य कर रहे हों तथा उसमें किसी रोग के स्पष्ट लक्षण ना हो, उसे पशु स्वास्थ्य कहते हैं। भाई अगर जैसे मान लीजिए आपके पास एक गाय है या भैंस है, एक गाय है, 2 गाय है, 5 गाय है या भैंस है आपके पास में, जो भी, या भेड़ है, बकरी है, जो भी आपने क्या कहते हैं पशुपालन कर रखा है, उसमें जो जानवर आपके पास है वह जानवर अगर सही है, पोषित है, उसका प्रजनन ठीक है, उसका व्यवहार ठीक है, उत्पादन क्षमता उसकी बेहतर है, उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपका पशु स्वस्थ है। अब स्वस्थ पशु का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे सामान्य रूप से आपका पशु चारा खाता है, पर्याप्त पानी पीता है, जुगाली करता है, तो समझ लीजिए स्वस्थ है। दूसरी, देखने में आपका जो पशु है उसकी आंखें सामान्य हैं और चमकदार हैं। जैसे तमाम आप देखेंगे जब पशु बीमार हो जाता है तो उसके आंख से कीचड़ बहने लगता है और वो दिखाई पड़ता, आंख बहुत गंदा सा रहेगा, मटमैला सा रहेगा, मन उसका गिरा रहेगा, तो ये लगता है कि पशु बीमार है। लेकिन अगर उसकी आंखें चमकदार हैं, क्या कहते हैं उसकी आंखें सामान्य हैं, स्वस्थ हैं, तो हम ये जान जाते हैं कि हमारा पशु स्वस्थ है। तो ये भी होना ज़रूरी होता है। तीसरा, सामान्य रूप से चलना। तो सामान्य रूप से चलने का मतलब ये है कि अगर आपका जानवर सही से, मतलब उसके पैर में कोई लंगड़ा कर चलने वाली समस्या या उस खुरपका या इस तरीके की कोई समस्या नहीं है, गठिया हो गया, कोई और बीमारी हो गई उसको, तो समझ लीजिए कि आपका पशु स्वस्थ है। तीसरी चीज़, किसी संक्रमण के स्पष्ट लक्षण नहीं मिलते, जैसे लंपी आ जाती है या क्या कहते हैं शरीर पर फफोले बनने लगती है, या कोई ऐसी बीमारी जो है उसके शरीर पर अगर संक्रमण का कोई चिन्ह दिख रहा है तो समझ लीजिए पशु बीमार हो गया। और अगर किसी प्रकार के संक्रमण का चिन्ह नहीं है तो समझ लीजिए आपका पशु स्वस्थ है और
आप भी समझ लीजिए आप मानसिक रूप से फ्री हैं, क्योंकि जब पशु बीमार होता है तो हम मानसिक प्रेशर में आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पशु तो बता पाता नहीं कि हमको बीमारी क्या हुई है, दर्द कहाँ हो रहा है, तो वहाँ पर पशु से ज़्यादा मालिक को तकलीफ होने लगता है अगर वो अपने पशुओं की अच्छी देखभाल करता है तो। इसलिए जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई संक्रमण नहीं है, स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं किसी संक्रमण के, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा पशु निरोगी है, स्वस्थ है और क्या कहते हैं अच्छा है। शरीर का तापमान सामान्य रहता है। देखिए क्या है कि जैसे हमको बुखार आ गया, आपको बुखार आ गया, तो हम तुरंत क्या कहते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, थर्मामीटर लगा करके चेक कर लेता है। अब तमाम मतलब जो डेयरी मतलब जो क्या कहते हैं एक प्रायोजित डेयरी का व्यवसाय नहीं कर रहा, जिसके पास 10-20 गैया नहीं है, तो वह कोई आदमी क्या कहते हैं थर्मामीटर नहीं रखा है कि लगा करके जानवर का चेक कर ले कि तापमान क्या है, कम है कि ज़्यादा है, कैसा है। तो जब तापमान उसका गड़बड़ा जाता है जानवर का, तो वो बीमार हो गया। अब जब बीमार हो गया तो फिर समस्या खड़ी करेगा वो। तो अगर उसका तापमान सामान्य है, थर्मामीटर हमारे पास है, अगर उसका चेहरा गिरा हुआ, हमने थर्मामीटर लगाया, बुखार बताया तो हम बुखार की दवा देंगे। नहीं, अगर तापमान उसका सामान्य है तो इसका मतलब हमारा पशु स्वस्थ है, और यही होना भी चाहिए। अगला है दूध उत्पादन सामान्य रहता है। दूध उत्पादन सामान्य रहने का मतलब जब आपका पशु सही से चारा लेगा, क्या कहते हैं किसी प्रकार का संक्रमण नहीं रहेगा, उसको बुखार नहीं रहेगा, अच्छे से जुगाली करेगा, अच्छा ठीक उसको सही समय पर पानी पाएगा, चारा पाएगा, तो उसके दूध का उत्पादन सामान्य की तुलना मतलब लोग और जानवरों की तुलना में वो अच्छा दुग्ध उत्पादन करेगा, और उसमें फैट वगैरह की भी बहुत अच्छी तरीके से आएगी। चाहे वो आप कहीं पर भी उसको चेक कराएंगे तो फैट वगैरह भी उसका बहुत अच्छा आएगा। तो हम ये मानते हैं कि अगर ऐसी प्रक्रिया दिखाई पड़ती है तो हम ये मानते हैं कि हमारा जानवर जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो और अगला जो है जैसे मल मूत्र सामान्य होना, भाई समय पर जो है वो भोजन कर रहा, जुगाली कर रहा, समय पर गोबर कर रहा है, समय पर मूत्र विसर्जित कर रहा है, बस समझ लीजिए कि हमारा जानवर एकदम स्वस्थ है। तो अब इतनी सारी बातें अगर आप लोगों को लग रही हैं कि एक जानवर में होना चाहिए, और ये सारी बातें अगर किसी जानवर में दिखाई पड़ रही हैं, तो समझिए कि आप भाग्यशाली क्या कहते हैं किसी पशु के मालिक हैं, और आपका जानवर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, और वो स्वस्थ है तो आप मानसिक तनाव से स्वस्थ हैं, और क्या कहते हैं सब चीज़ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं चूँकि जानवरों के स्वास्थ्य के बारे में, इसलिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्वस्थ पशु है, तो सबसे पहली बात पोषण, और पोषण में पोषण में स्वच्छ पानी, उचित आवास। भाई उचित आवास का मतलब ये हो गया कि अगर आपके सरिया में कीचड़ है, क्या कहते हैं गोबर फैला हुआ है, आप उसको साफ नहीं करते हैं तो संक्रामक बीमारी बुला रहे हैं, आप समझ लीजिए अपने जानवर को बीमार करने का उद्यम खोज रहे हैं। तो इसलिए जो है उचित आवास होना ज़रूरी है। अगला है रोग नियंत्रण। आपको अपने पशु का देखभाल करते रहना है, समय समय पर उसको टीके देते रहना है, और तमाम सारे इस तरीके की व्यवस्थाएँ करते रहना है ताकि आपका जो जानवर है वो बीमार ना होने पावे। समय पर उसका टीकाकरण कराते हैं। अगली चीज़ है परजीवी नियंत्रण करते हैं। परजीवी नियंत्रण करने का मतलब उसके ऊपर किलनी, उसके ऊपर कुटकी, उसके ऊपर क्या कहते हैं ये मच्छर, मक्खी या इस तरीके के जानवर, इस तरीके के जो कीट पतंगे हैं वो ज़्यादा जब बैठेंगे तो समझ लीजिए इन्फेक्शन उसके शरीर पर उत्पन्न करेंगे। तो जब आप अपने सरिया को अच्छे से रखेंगे, जहाँ उसको बांधते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई रखेंगे, तो उसके आसपास कहीं गंदा पानी वगैरह नहीं जमा होने देंगे, समय समय पर उसमें फिनाइल या इस तरीके की चीज़ों का छिड़काव करते रहेंगे, तो परजीवी नियंत्रित रहेंगे, तो उसको बीमारी क्या कहते हैं लाने का काम नहीं कर पाएंगे। उचित प्रजनन प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है हम लोगों के लिए कि तमाम बार हम जानवरों का पालन करते हैं और सही समय पर जानवर हीट नहीं आ पाते हैं। पता लगा हीट आए, लेकिन हमने जब उनका क्या कहते हैं सीमेन कराया तो उनका क्या कहते हैं वो कंसीव नहीं हुआ, रुका नहीं बच्चा उनके, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि किसानों का बड़ा नुकसान लगता है। तो हमें ध्यान देना है कि अपने पशु का समुचित देखभाल करें और उसके प्रजनन पर फोकस करके, और क्या कहते हैं उसके जो भी उचित दवा हो या क्या कहते हैं जो देखभाल हो सारा करके हमें जानवरों के प्रजनन पर पूरा, क्योंकि
क्योंकि जब तक प्रजनन सही से नहीं होगा तब तक आप उसका रोटेशन नहीं कर पाएंगे और तब तक आप अपने पशु का समुचित लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उचित प्रजनन सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगला है नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का मतलब भाई आज की डेट में जगह जगह पर क्या कहते हैं पशु अस्पताल बने हुए हैं और वहाँ पर सरकारी डॉक्टर नियुक्त हैं, कंपाउंडर नियुक्त हैं। तो आप जो है आपका काम क्या है, केवल आपको जाकर के सूचित कर देना है कि डॉक्टर साहब हमारा ये जानवर है और क्या कहते हैं आप आकर के उसका स्वास्थ्य परीक्षण करके देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर जो है आपको बहुत कुछ लगता भी नहीं है, निःशुल्क ही रहता है तमाम बार, और आप वो आकर के आपके पशुओं का पूरा समुचित देखभाल करके आपको बता देंगे कि आपका पशु स्वस्थ है, उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं है, और क्या कहते हैं वो इलाज कर देंगे और क्या कहते हैं आपका जानवर सही रहेगा। अब अगला है पशु रोग की परिभाषा और इसका विकास क्रम। तो आप लोगों को बताएं कि किसी रोगजनक जीव, पोषण की कमी, विषैले पदार्थ, चोट, आनुवांशिक कारण, चयापचय संबंधी विकार या अन्य कारण से पशु के शरीर की सामान्य संरचना अथवा कार्य में विकृति उत्पन्न होकर स्वस्थ एवं उत्पादन प्रभावित हो जाए तो उसे पशु रोग कहते हैं। एक चीज़ एकदम मान लीजिए कि भाई अगर आपका पशु स्वस्थ है, मतलब टाइम पर वो भोजन पा रहा है, टाइम पर वो पानी पा रहा है और क्या कहते हैं उसे किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, कोई विषैला पदार्थ नहीं खा लिया है, उसको चोट चपेट नहीं लगा है, कोई आनुवांशिक कारण नहीं है, चयापचय संबंधी का मतलब उसके पाचन विकार नहीं है कि मतलब जैसे वो क्या कहते हैं जो भोजन करता है वो बहुत ढीली लेटरिन के साथ गोबर के साथ निकल जाता है तो उसके शरीर में जब लगेगा नहीं तो क्या कहते हैं आपका पशु क्या अच्छी तरीके से दूध नहीं दे पाएगा और बहुत सारी मतलब उसी के साथ पूरे पशु का क्या कहते हैं पूरा लाइफ साइकिल प्रभावित होता रहता है। तो इसलिए आप लोगों को बताएं कि अगर इस प्रकार की कोई विकृति उसके शरीर में उत्पन्न हो रही है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पशु रोग कहते हैं। और इस पशु रोग को, ये जो रोग उसको हुआ है, अगर इसका समुचित देखभाल नहीं करेंगे तो पशु धीरे धीरे गड़बड़ाता जाएगा और उसी के साथ उसका दुग्ध उत्पादन और क्या कहते हैं उसका वेट लॉस होगा, दुग्ध उत्पादन खराब हो जाएगा और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी और तमाम बार पशु क्या कहते हैं आपके हाथ से निकल जाता है, अर्थात मर भी सकता है। तो इसलिए जो है इन पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी को हम पशु रोग कहते हैं क्योंकि इसमें क्या कहते हैं जो भी बीमारियां होती हैं वो पशु को प्रभावित करती हैं। अब इसका कारण देखिए, शरीर में प्रवेश या विकार, माने कारण जो बीमारियां क्या होती हैं शरीर में प्रवेश करती हैं, प्रभावित अंग उसका क्या है, रोग परिवर्तन क्या हो रहा है, उसके लक्षण क्या हैं, उसका निदान क्या है और उसका उपचार क्या है। अब जैसे गाय में FMD, देखिएगा FMD वायरस माने मुंह खुर प्रभावित, माने जिसको आप देहात में खुरपका मुंहपका कहते हैं। क्या कहते हैं? खुरपका मुंहपका, जिसको आप कहते हैं मुंहपका बीमारी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जब वायरस क्या कहते हैं जानवर पर अटैक करता है तो उसका खुर के अंदर में कीड़े पड़ जाते हैं और फिर वो समझ लीजिए बहुत समस्या उत्पन्न करता है और धीरे धीरे मुंह पक जाता है, उनका मुंह में फफोले पड़ जाते हैं। अब उससे क्या होता है, मुंह से लार गिरने लगती है और पशु लड़खड़ा करके चलने लगता है। अब भोजन एवं दूध उत्पादन में कमी, भाई जब उसका मुंह पका हुआ है, लार चू रहा है तो समझ लीजिए कि भयंकर बीमारी उसको हो गई है, वायरस उसके ऊपर अटैक कर दिया है। अब वो चलने में लंगड़ाता है और मुँह से जब लार गिरती है तो भोजन भी नहीं कर रहा चूँकि मुँह भी पक गया है। तो इस प्रकार की बीमारी को गाय में, ये गायों में जानवरों में होता है, इसको बोलते हैं खुरपका मुंहपका बीमारी। और इसमें ये वायरस जब आता है तो आपके जानवर का, चाहे वो गाय हो या बैल हो या भैंस हो या बछिया हो या पड़िया, कोई जानवर खुरपका मुंहपका बीमारी उसको हो जाती है। ये होता है क्या कहते हैं बीमारी, इसको FMD वायरस से होता है। अब देखिएगा संक्रामक रोगों का वर्गीकरण या विषाणु जनित रोग। अब ध्यान दीजिएगा, संक्रामक रोग वे रोग जो रोगजनक सूक्ष्मजीवी या परजीवी के कारण उत्पन्न होते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संक्रमित पशु से दूसरे संवेदनशील पशु में फैल सकते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। भैया जैसे मनई में होते हैं वैसे जानवर में भी होता है। आप एकदम बिल्कुल जान लीजिए इस बात को कि सेम प्रोसेसिंग वो भी है। यहाँ पर भी जैसे जो संक्रामक बीमारियाँ होती हैं, इन्फेक्शस डिजीज जो होती है, वो इन्फेक्शस डिजीज
क्या कहते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। उसका कारण क्या है कि जब किसी शरीर में वो प्रवेश करती है, वहाँ पर अपना घर बनाती है। अब वो लार के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, कीट पतंगों के माध्यम से, मनुष्य के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर को अगर टच किया तो उसमें भी हो जाएगा। इसको बोलते हैं संक्रामक रोग। अब ये वायरस से भी हो सकता है, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो वायरस से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं जिसको जीवाणु बोलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फंजाई जिसको कवक बोलते हैं उनसे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटोजोआंस होते हैं जिनको आप प्रोटोजोआ संघ के जीवों के द्वारा, जैसे गंदा पानी पी लिया, खराब पानी पी लिया, कीचड़ वाला पानी पी लिया, तो इस तरीके की चीज़ों से पेट में चला गया। आप वहाँ पर जा करके क्या कहते हैं, उसके पेट में डिसेंट्री जैसी स्थिति उत्पन्न करेगा, भोजन के साथ, मल के साथ, क्या कहते हैं, गोबर के साथ, क्या कहते हैं, खून आने लगा, इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। या परजीवी क्रीम हेलमेंथीज, उसके प्लेटी हेलमेंथीज संघ के जीव होते हैं जिसको स्कैरिस टाइप का, केचुए टाइप का पड़ जाता है पेट में। ये सब क्या कहते हैं, 4-5 प्रकार की बीमारियां जो इसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके पशुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये जान लीजिए कि विषाणु वायरस से रोग होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया से रोग होते हैं, कवक फंजाई से रोग होते हैं, प्रोटोजोआन से रोग होते हैं, और हेलमेंथीज संघ के जैसे स्कैरिस केचुआ वगैरह शरीर में उनके जानवरों के पेट में पड़ जाता है। तो ये आपके जानवरों को बीमार करने के साधन है, मतलब ये आपके जानवरों के शरीर में प्रवेश करते हैं और आपके जानवर को बीमार कर देते हैं। तो चूंकि अभी हमने ऊपर जो रोग जो पढ़ा वो संक्रामक रोग के बारे में हमने बताया, तो मतलब ऐसे रोग जो रोगजनक सूक्ष्म जीवों, जिसको आप पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या परजीवी पैरासाइट्स बोलते हैं, इनके कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक संक्रमित पशु से दूसरे संवेदनशील पशु में फैल सकते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। बाकी का बीमारियां कई तरीके से फैलती हैं, वो चाहे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआंस हो गए, फंजाई हो गया, आपका हेलमेंथीज हो गया, ये तरीका होता है ये बीमारी फैलने का। ये इस तरीके की बीमारी होती है जानवरों में। अब आगे देखिएगा, जैसे विषाणु जनित रोग में वे संक्रामक रोग जो विषाणुओं के कारण उत्पन्न होते हैं, विषाणु स्वयं स्वतंत्र रूप से सामान्य कोशिकीय चयापचय नहीं कर सकते, वे जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करके उनकी मशीनरी का उपयोग करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। एकदम समझ लीजिए कि वो जो आप ह्यूमन पर जानते हैं दैट इज इक्वल टू द एनिमल बॉडी, वो एकदम सेम, एकदम इक्वल होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। अंतर उसमें क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो वायरस होते हैं वो अपना उनका कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो जब तक किसी बॉडी में घुस करके उसकी क्या कहते हैं कोशिकाओं में घुस करके उसके मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करते और बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। लाइक दैट द प्रोसेस ऑफ एनिमल्स, एकदम सेम प्रोसेस है एनिमल्स का। सरल भाषा में अगर हम इसको कहें तो वायरस शरीर की कोशिकाओं के अंदर जाकर के अपनी संख्या को बढ़ाता है और इससे कोशिका ऊतक के कार्य में विकृति उत्पन्न होकर रोग हो सकता है, मतलब वो जानवर प्रभावित हो सकता है। अब इसको याद करने की ट्रिक समझ लीजिएगा। तो पाफारे न्यू कैन फाउल, ये एफ से एफएमडी वायरस रोग, पी से पीपीआर रोग, आर से रेबीज रोग, एन से न्यू कैसिल रोग, सी से कैनाइन रोग और डिस्टेम्पर्स न्यू कैनाइन डिस्टेम्पर रोग और यप से फाउल पॉक्स रोग। तो अब यहाँ पर देखिएगा, हम एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। जैसे जो पहली बीमारी हमने यहाँ पर चर्चा किया आप लोगों को, खुरपका मुंहपका, जिसको हम एफएमडी रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं, एफएमडी वायरस से होता है ये, इसका रोग कारक जो है एफएमडी वायरस होता है। अब मुख्य पशु इससे जो प्रभावित होते हैं वो गाय, भैंस, सूअर, भेड़, बकरी, वो जो 2 खुर वाले जानवर हैं जिनके खुर फटे हुए होते हैं, ऐसे जानवर इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। खुर फटे होने वाले जानवरों का मतलब जैसे गाय का फटा होता, भैंस का फटा होता है, सूअर का फटा होता, बकरी का फटा होता, भेड़ का फटा होता, मतलब 2 खुर, इसको 2 खुर बोलते हैं। तो इस प्रमुख प्रभावित अंग तंत्र इसमें जो होता है वो मुंह, खुर और थन, ये तीनों प्रभावित हो जाते हैं। मुंह से पक जाएगा, लार निकलने लगेगा, पशु कुछ खा नहीं पाता है। खुर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लगड़ा करके चलने लगता है, बहुत विषम स्थिति पैदा कर देता है। और थन उसका प्रभावित हो जाता है दूध।
तो ये होता है क्या कहते हैं, खुरपका मुहपका। उसके बाद दूसरे प्रकार का जो है उसको हम PPR बोलते हैं। ये PPR वायरस से होता है। ये भेड़ और बकरी में होता है। ये श्वसन और पाचन तंत्र को पूर्ण रूप से डिफेक्टिव कर देते हैं। मतलब वो आपका जानवर हाँफने लगेगा, सांस नहीं ले पाएगा, उसका पाचन बिगड़ जाएगा और तमाम बार तो इतना गंभीर हो जाता है कि जानवर मर जाता है। अगला है रेबीज। अब रेबीज भैया एक ऐसा वायरस है कि ये रेबीज वायरस से ही, एक रेबीज नाम का वायरस होता है। जैसे मान लीजिए कोई पागल कुत्ता है, आपने जानवर अपने घर के सामने बांध रखा, अपने घर के पीछे बांध रखा है और पागल कुत्ता जा रहा था और वो कुत्ता जो है अटैक कर दिया आपके जानवर के ऊपर और आपके जानवर को काट लिया। अब काट लिया तो इसका मतलब यह है कि उस कुत्ते में जो रेबीज था दैट इज ट्रांसफर इन योर एनिमल, आपके जानवर में ट्रांसफर हो गया। अब जानवर में ट्रांसफर जब हो गया तो आफ्टर सम टाइम लेटर द वायरस स्टार्टेड टू स्प्रेड इन द होल बॉडी ऑफ दैट एनिमल, उसके पूरे शरीर में फैलना शुरू कर दिया। अब जब पूरे शरीर में उसके फैल जाएगा तो आपका जानवर रेबीज से ग्रसित हो गया, पगला के मरेगा। अब उसमें कोई दवा काम नहीं करेगी। तो वो कुत्ता और अन्य स्तनधारी जीवों से जो रेबीज फैलाने वाले जानवर हो सकते हैं उनसे फैलता है। और इसमें क्या कहते हैं, जो प्रभावित अंगतंत्र है, पूरा CNS सिस्टम उसका प्रभावित हो जाता है और जानवर को बिना मरे छुट्टी नहीं है, क्योंकि बचता नहीं है अगर रेबीज किसी जानवर में फैल गया। ये वायरस है बहुत खतरनाक। अगला है रानीखेत, जिसको न्यूकैसल डिजीज़ बोलते हैं। ये फैलता है न्यूकैसल वायरस से। ये मुर्गी और पक्षियों में फैलता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें श्वसन, पाचन और तंत्रिका ये तीनों प्रभावित हो जाती हैं और जानवर मर जाता है, जानवर बचता नहीं है। अगला है कैनाइन डिस्टेंपर। अब कैनाइन डिस्टेंपर में आप देखिएगा ये रोग जो है वो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से फैलता है और ज़्यादातर ये कुत्तों में फैलता है। इसमें श्वसन और पाचन और CNS प्रभावित हो जाता है और कुत्ता बिल्कुल बचता नहीं है, मर जाता। आदमी कहता हमारा कुत्ता एकदम स्वस्थ था और बस एक ही दिन में, 2 दिन में मर गया ही। तो इस तरीके के, चूँकि वायरस अटैक है, वायरस अटैक में जल्दी अगर सही समय पर उसका सही जगह पर सही ड्रग्स का इस्तेमाल करके उपचार नहीं किया गया तो जानवर मर जाते हैं। और तमाम बार हम लोग चूँकि गांव में रहने वाले लोग और मोस्टली जो पशुपालन करने वाले लोग होते हैं, मोस्टली भैया वो इलिटरेट लोग हैं। उनको इतनी समझ ही नहीं होती है। जब तक वो बीमारी दिखाते समझते हैं दिखाते हैं तब तक पता लगता है कि वो अपने जानवर के शरीर पर काम कर गया है और ड्रग्स अब वो क्या कहते हैं वहाँ पर बेअसर हो जाता है और हाथ से जानवर निकल जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगला है फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स वायरस से होता है मुर्गी और अन्य पक्षियों में। ये त्वचा, मुंह और ऊपरी श्वसन पथ को डिस्टर्ब कर देता है और जानवर हाथ से निकल जाता है, मर जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ना है और उनके संक्रमण के माध्यम। तो आप समझिए कि वे संक्रामक रोग जो रोगजनक जीवाणुओं के कारण पशुओं से उत्पन्न होते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। कुछ जीवाणु पशु के शरीर में प्रवेश करके विषाक्त पदार्थ टॉक्सिन बनाते हैं, ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं तथा शरीर में संक्रमण फैलाते हैं, जिससे रोग उत्पन्न होता है। इसमें ठीक है। तो अब देखिए, जैसे बैक्टीरिया जो होता है वो संक्रामक रोग क्या होता है, रोगजनक जीवाणु जो पैथागोनिक बैक्टीरिया के कारण पशुओं में उत्पन्न होते हैं, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इसमें ये चलता कैसे है, हानिकारक जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है, वहाँ पर वृद्धि और टॉक्सिन का निर्माण करता है, विष का निर्माण करता है। अब इससे क्या होता है, ऊतक और अंगों को नुकसान पहुँचना शुरू होता है और फिर रोग के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। अब होता क्या है, जैसे संक्रमित पशु है तो जब संक्रमण के सामान्य माध्यम देखिएगा, जैसे मान लीजिए संक्रमित पशु है तो इससे क्या होता है, वहाँ की मिट्टी भी तो दूषित हो गई भाई। जहाँ पर संक्रमित पशु बांधा गया है वहाँ की मिट्टी दूषित हो गई। क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग उनका डिफेक्टिव हो गया। अब उनसे होने लगा संक्रमित स्राव। अब उनका संक्रमित दूध उत्पादन हो रहा है तो जो जहाँ तक जाएगा वहाँ तक पहुँचाएगा। प्रजनन मार्ग भी प्रभावित हो गया। दूषित पानी और चारा, घाव हो गया
कुछ रोगों में कीटवाहक होते हैं। मतलब किसी, ये जो संक्रमण के सामान्य माध्यम है ये इनमें से किसी भी तरीके से हो सकते हैं, चाहे वो संक्रमित पशु के माध्यम से, संक्रमित स्राव के माध्यम से, दूषित पानी चारे के माध्यम से, दूषित मिट्टी के माध्यम से, संक्रमित दूध उत्पादन के माध्यम से, घाव के माध्यम से, श्वसन मार्ग से, प्रजनन मार्ग से, या कुछ रोगों में कीटवाहक द्वारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जानवरों में ये क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, और क्या कहते हैं, वो दूसरे भी जानवर को बीमार कर देते हैं। अब जैसे इसमें रोग देखिएगा, रोग है जैसे एंथ्राक्स, रोग कारक जो है वो बैसिलस एंथ्राक्सिस है। इसमें प्रमुख पशु गाय, भेड़, बकरी, भैंस ये सब प्रभावित होते हैं। प्रमुख अंग तंत्र जो इसमें प्रभावित होता है वो रक्त, इनका सिस्टेमिक हो जाता है। अगला है प्रमुख पहचान, अचानक गंभीर बीमारी उत्पन्न हो जाती है जानवर में, एकदम बिल्कुल घबरा जाता है। अगला है ब्रूसेलोसिस। तो ब्रूसेलोसिस जो है ये ब्रूसेला एब्रोटस आदि से पैदा होता है। इसमें गाय और भैंस प्रभावित होते हैं। इसमें जो प्रभावित होता है वो प्रजनन तंत्र प्रभावित होता जानवरों का, और जानवरों का गर्भपात हो जाता है। मतलब अगर वो प्रेग्नेंट जानवर है तो बच्चे गबड़ा जाएंगे, उसके गबड़ा जाता है। अगला है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप तपेदिक कहते हैं। यह है माइकोबैक्टीरियम ओबियस, ये गाय आदि में होता है। इसमें फेफड़ा और लसीका तंत्र प्रभावित हो जाता है। ये पुरानी खांसी और वजन कम होने की वजह से होता है। अगला है हेमोरेज सेप्टिसेमिया, जिसको गला घोटू बोलते हैं। हेमरेज सेप्टिसेमिया में क्या होता है, पास्टुरेलिया मल्टोसिडा, ये क्या कहते हैं, बैक्टीरिया होता है जो गाय और भैंस में होता है। इसमें भी श्वसन और लसीका प्रभावित हो जाता है। गले में सूजन आती है, सांस लेने में कठिनाई होती है और जानवर छटपटा के मर जाता है। और तमाम बार तो 90% जानवर मर जाते हैं गला घोटू में, दवा काम ही नहीं करती है। डॉक्टर आता है, इलाज करता है, पूरी कोशिश करता है, पूरी मेहनत करता है, और तमाम बार तो बचा ही नहीं पाते हैं। छटपटा के जानवर मर जाता है, क्योंकि उसका सांस धीरे धीरे, गले की सूजन बढ़ती जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती जाती है और जानवर मर जाता है। अगला है परजीवी जनित रोग, पैरासाइटिकल डिजीज़ जो होता है, इसका प्रभाव और कारक देखिएगा। तो वे रोग जो परजीवी द्वारा पशु के शरीर में निवास करने, पोषक तत्व प्राप्त करने तथा ऊतकों को क्षति पहुंचाने के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे जीवित जीव, जिसे होस्ट या पोषक कहते हैं, के शरीर पर या शरीर के अंदर रहकर उसमें भोजन पोषण प्राप्त करते हैं, सामान्यतः हानि पहुंचाते हैं, उसे परजीवी कहलाता है, उसे परजीवी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पर का मतलब दूसरे पर, जीवी माने जीवित रहने वाला, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। पर माने दूसरे पर और जीवी माने जीवित रहने वाला, इसको पैरासाइट्स बोलते हैं, परजीवी। ये मनुष्यों में भी, जानवरों में भी, पेड़ों पौधों में भी, सब में पैरासाइट्स होते हैं। जैसे क्या कहते हैं, मनुष्यों में भी क्या कहते हैं, आपके शरीर पर जू हो गए तो ये जू क्या है, ये पैरासाइट्स हैं। उसी तरीके से क्या कहते हैं, जानवरों में भी होते हैं, जू पड़ गए, किलनी पड़ गया, या इस तरीके की समस्याएं शरीर पर आने लगी। या पेड़ों पर, जैसे किसी पेड़ में बाना हो गया, वो पैरासाइट्स हैं। तो पर इसका मतलब ही होता परजीवी माने दूसरों पर रह करके उनसे अपना पोषण प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट्स, इसको पैरासाइट बोलते हैं। अब पशु के शरीर में ये प्रवेश करते हैं, परजीवी जो होते हैं धीरे धीरे पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं, किसी अंग ऊतक में रहते हैं, पोषण लेना या उसको क्षति करते हैं और रोग उत्पन्न कर देते हैं। अब बाहरी परजीवी में जैसे आप देखिए, जो पशु के शरीर के बाहरी सतह पर रहते हैं, जैसे मान लीजिए कुकुर पाले हो आप, कुत्ता आपके पास में है, कुत्ते को पड़ गया जू, अब उसको लग गया किलनी, ठीक है, अब उसको पिस्सू हो गया या माइट्स हो गए। अब ये क्या करते हैं, उसके बाहरी शरीर को क्या करते हैं, डिफेक्ट करते हैं, बाहरी शरीर पर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। खौराएगी कुकुर आपके, या आपने गाय भैंस रखा है, उसके किलनी पड़ गया, जू पड़ गया, या इस तरीके के उसके ऊपर हो गए तो चमड़े उसके अवरुद्ध कर देते हैं। तो इसका काम जो है ये बाह्य परजीवी है, जानवरों के बाहरी शरीर पर निर्भर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं और क्या कहते हैं, जीवित रहते हैं। और आंतरिक परजीवी जो होते हैं वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसमें फैसिकोला है, इचिनोकोकुकस, इमेरिया, राउंड वर्म और टेप वर्म। राउंड वर्म और टेप वर्म मतलब ये जो हैं, ये परजीवी हैं जो शरीर के अंदर, पेट में रहेंगे, लीवर में रहेंगे,
क्या कहते हैं आंत में रहेंगे और उनको प्रभावित करने का काम करते हैं। तो ये होते हैं। अब जैसे रोग जो है वो फैसियोलेसिस जो होता है, ये जो बैक्टीरिया जो परजीवी होते हैं वो फैसिकोला हेपाटिका नाम के परजीवी से होता है। और इसका प्रकार जो है ये ट्रिमेटोडे फ्लूक होते हैं, मुख्यतया गाय, भैंस, भेड़ आदि में पाए जाते हैं। ये कहाँ शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो ये लीवर, बाइल डक्ट को प्रभावित करते हैं। अब इसको आप विस्तृत समझ लीजिए। यदि फैसिकोला हेपेटिका जो है ये गाय के यकृत और पित्त नलिका में रह करके पोषण प्राप्त करते हैं और यकृत को नुकसान पहुंचाते हैं, तो गाय में फैसियोलोसिस होता है। फैसियोलोसिस होने का मतलब ये है कि उसके लीवर को बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। अगला है हाइडेटिडोसिस। हाइडेटिडोसिस में क्या है, इन इचिनोकोकुसस ग्रेनुलस बोलते हैं इसको। इसमें परजीवी का जो प्रकार है कैस्टोडा टेपवर्म, ये कुत्ता और इंटरमीडिएट होस्ट में पाए जाते हैं। ये लीवर और लंग को प्रभावित करते हैं। अगला है कोकाइडोसिस। कोकाइडोसिस का मतलब इमेरिया स्पैस, ये प्रोटोजोआ से होता है। इसमें युवा पशु और पक्षियों में होता है। इसमें इंटेस्टाइन माने उनकी आंत प्रभावित होती है। तो इस तरीके से दीज आर द पैरासाइट्स हु अफेक्टेड द इंटरनल पार्ट ऑफ अ एनिमल। तो अब जैसा कि ये जो आज हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हुए हैं, इस वीडियो का जिस हिसाब से आप लोग रिस्पांस देंगे उस हिसाब से हम अगली वीडियो इसके आगे की चीज़ों को लाइन बाय लाइन आप लोगों को डिफ़ाइन करके देंगे। इसका टेलीग्राम चैनल और क्या कहते हैं व्हाट्सएप चैनल अब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको प्रमोट करेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों को आवश्यक लगेगा, इस क्या कहते हैं इसको ज्वाइन करेंगे, तो हम आप लोगों के लिए और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर के आएंगे और आप लोगों को सफल कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।